अध्याय 5 छूमंतर गली। अगली सुबह हैरी जल्दी जाग गया। हालांकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि सुबह हो चुकी है, फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। मैं एक सपना देख रहा था, उसने अपने आप को समझाते हुए कहा। मैंने सपने में देखा कि हैग्रिड नाम का एक भीमकाय आदमी आया और उसने मुझे बताया कि मैं जादू करके स्कूल में पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं अपनी आँख खोलूँगा तो खुद को घर की अपनी अलमारी में पाऊँगा। तभी अचानक एक तेज आवाज़ हुई, जैसे कोई खटका रहा हो, और ये पिटूनिया आंटी दरवाज़ा खटखटा रही हैं। हैरी ने सोचा। हालांकि उसका दिल डूब रहा था, परंतु उसने अब भी अपनी आंखें नहीं खोली। कितना अच्छा सपना था। ठक ठक ठक। ठीक है, हैरी बड़बड़ाया, उठता हूँ। वह उठकर बैठ गया और हैग्रिड का भारी कोट उसके ऊपर से गिर गया। झोपड़ी सूरज की रोशनी से भरी हुई थी। तूफान खत्म हो चुका था। सोफे पर हैग्रिड सो रहा था और एक उल्लू अपने पंजे से खिड़की पर ठक ठक कर रहा था, जिसकी चोंच में एक अखबार दबा था। हैरी हाथों के बल उठकर खड़ा हुआ। वह इतना खुश था मानो उसके अंदर कोई बड़ा गुब्बारा फूल रहा हो। वह सीधा खिड़की तक गया और उसे झटके से खोला। उल्लू झपटकर अंदर आया और उसने हैग्रिड के ऊपर अखबार गिरा दिया, परंतु हैग्रिड नहीं जगा। उल्लू फर्श पर मंडराने लगा और हैग्रिड के कोट पर हमला करने लगा। ऐसा मत करो। हैग्रिड ने उल्लू को वहाँ से भगाने की कोशिश की, परंतु उल्लू ने उस पर तेजी से अपनी चोंच मारी और एक बार फिर से कोट पर हमला करने लगा। हैग्रिड, हैरी ने जोर से कहा, एक उल्लू है। उसे पैसे दे दो। हैग्रिड सोफे पर पड़े पड़े ही गुर्राया। क्या? वह अखबार पहुंचाने के बदले में पैसे चाहता है। जेबों में देखो। हैग्रिड के कोट में जैसे जेबों के सिवाय और कुछ नहीं था। चाबियों के गुच्छे, घोंगे के गोले, धागे की गिट्टियाँ, पेपरमेंट कैंडी, टी बैग्स। आखिरकार हैरी ने मुट्ठी भर अजीब दिखने वाले सिक्के बाहर निकाले। उसे 5 नट दे दो। हैग्रिड ने नींद भरी आवाज़ में कहा। नट? कांसे के छोटे सिक्के। हैरी ने कांसे के 5 छोटे सिक्के गिने और उल्लू ने अपना पैर बाहर कर दिया ताकि हैरी उन सिक्कों को एक छोटी सी चमड़े की थैली में रख सके जो उसके पैर में बंधी थी। फिर उल्लू खुली खिड़की से बाहर उड़ गया। हैग्रिड तेज आवाज़ में जम्हाई लेते हुए खड़ा हुआ और अंगड़ाई लेने लगा। बेहतर होगा कि हम जल्दी चल दें हैरी, आज बहुत काम करना है। लंदन जाना है और तुम्हारे स्कूल का सब सामान खरीदना है। हैरी ने सिक्कों को उलट पुलट कर रहा था और जब उन्हें ध्यान से देख रहा था तभी उसके मन में एक ऐसा विचार आया जिसने उसके अंदर के खुशी के गुब्बारे से सारी हवा बाहर निकाल दी। अरे हैग्रिड! क्या? अपने भारी भरकम जूते पहनते हुए हैग्रिड बोला। मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं और आपने वर्नन अंकल की बात तो रात को सुन ही ली थी। वे मुझे हॉगवर्ट्स जाने और जादू सीखने के लिए 1 पैसा भी नहीं देंगे। उसकी चिंता तुम मत करो। हैग्रिड ने खड़े होकर अपना सिर खुजाते हुए कहा। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़े होंगे? परंतु उनका घर तो तबाह हो गया था। वे अपना सोना घर में नहीं रखते थे बेटे। नहीं, हम सबसे पहले ग्रिंगॉट चलेंगे, जादूगरों का बैंक। एक कबाब खाओ, ठंडे होने के बावजूद ये उतने बुरे नहीं हैं, और हम तुम्हारे बर्थडे केक के टुकड़े के लिए भी मना नहीं करेंगे। जादूगर के भी बैंक होते हैं क्या? सिर्फ एक ही, ग्रिंगॉट। इसे पिशाच चलाते हैं। हैरी जिस कबाब के टुकड़े को पकड़े था वह उसके हाथ से छूट गया। पिशाच? हाँ, और हम तुम्हें बताए देते हैं कि इसे लूटने की कोशिश करने वाला कोई पागल ही होगा। कभी भी पिशाचों से पंगा मत लेना हैरी।
किसी चीज़ का सुरक्षित रखने के लिए ग्रिंगॉट दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है, शायद हॉगवर्ट्स को छोड़कर। सच तो है कि हमें ग्रिंगॉट वैसे भी आना था, डम्बलडोर के काम से। हॉगवर्ट्स का काम है। हैग्रिड ने अपने सीने को गर्व से फुला लिया। वे आमतौर पर अपने महत्वपूर्ण काम हम ही से करवाते हैं। तुम्हें लाना, ग्रिंगॉट से सामान निकालना, उन्हें मालूम है कि वे हम पर भरोसा कर सकते हैं। सब चीज़ें ले ली? तो फिर चलो। हैग्रिड के पीछे पीछे चट्टान पर आ गया। हैरी हैग्रिड के पीछे पीछे चट्टान पर आ गया। अब आसमान बिल्कुल साफ था और समुद्र सूरज की रोशनी में चमक रहा था। वर्नन अंकल जो नाव किराए पर लाए थे वह अब भी वहीं थी। हालांकि तूफान के कारण उसके पेंदे में बहुत सा पानी भर गया था। आप यहाँ कैसे आए थे? हैरी ने पूछा, क्योंकि दूसरी नाव कहीं नजर नहीं आ रही थी। उड़कर आए थे, हैग्रिड ने कहा। उड़कर? हाँ, परंतु हम लोग इस नाव में वापस चलेंगे। अब तुम हमें मिल गए हो, इसलिए हमारा जादू करना ठीक नहीं रहेगा। वे नाव में बैठ गए। हैरी अब भी हैग्रिड को घूर रहा था और यह कल्पना करने की कोशिश कर रहा था कि हैग्रिड उड़ते समय कैसा लग रहा होगा। वैसे नाव चलाने में हमें शर्म आ रही है, हैग्रिड ने एक बार फिर हैरी को कनखियों से देखते हुए कहा। क्या हम नाव को थोड़ा सा तेज कर दें ताकि हम जल्दी पहुंच जाएं, बशर्ते तुम इसका जिक्र हॉगवर्ट्स में ना करो। बिल्कुल नहीं करूँगा, हैरी ने कहा, जो जादू के कमाल देखने के लिए उत्सुक था। हैग्रिड ने अपनी गुलाबी छतरी बाहर निकाली, उसे नाव के किनारे पर 2 बार ठोका और नाव तेजी से किनारे की तरफ चल पड़ी। ग्रिंगॉट को लूटने की कोशिश करना पागलपन क्यों है हैग्रिड? हैरी ने पूछा। मंत्र है, टोटके हैं, हैग्रिड ने कहा, और यह बोलते समय उसने अपना अखबार खोल लिया। लोग कहते हैं कि भारी सुरक्षा वाली तिजोरियों की रक्षा के लिए वहाँ पर ड्रैगन भी हैं, और फिर वहाँ रास्ता ढूंढना भी आसान काम नहीं है। ग्रिंगॉट लंदन में सैकड़ों मील नीचे है, अंडरग्राउंड से भी नीचे गहराई में। अगर आपके हाथ कोई चीज़ लग भी गई तो भी आप बाहर निकलने की कोशिश में भूखे मर जाएंगे। जब हैग्रिड अपना अखबार दैनिक जादूगर पढ़ रहा था तो हैरी बैठा बैठा इस बारे में सोचता रहा। हैरी ने वर्नन अंकल से सीखा था कि जब लोग अखबार पढ़ते हैं तो उनसे बात नहीं करना चाहिए, परंतु चुप रहना बहुत मुश्किल था। जिंदगी में कभी उसके दिमाग में इतने सारे सवाल एक साथ नहीं आए थे। जादू का मंत्रालय हमेशा की तरह गड़बड़ काम कर रहा है, हैग्रिड पेज पलटते हुए बुदबुदाया। क्या जादू का मंत्रालय भी है? हैरी अपने आप को रोक पाए इससे पहले ही उसके मुंह से निकल गया। हाँ, हैग्रिड ने कहा, सब चाहते हैं कि डम्बलडोर मंत्री बन जाएं, पर वो हॉगवर्ट्स छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसलिए बूढ़े कॉर्नेलियस फज को मंत्री बना दिया गया। दुनिया में उससे बड़ा अनाड़ी नहीं मिलेगा। वह हर रोज़ डम्बलडोर के पास ढेर सारे उल्लुओं की फौज भेज देता है, उनसे सलाह मांगने के लिए। परंतु जादू का मंत्रालय करता क्या है? उनका मुख्य काम यह देखना है कि मगलुओं को यह पता न चले कि देश में जादूगर और जादूगरनियाँ रहते हैं। क्यों? क्यों? हे भगवान हैरी, हर आदमी चाहेगा कि उसकी समस्या जादू से सुलझ जाए। नहीं, हम इन झंझटों से दूर ही भले हैं। इस पल नाव बंदरगाह की दीवार से धीमे से टकराई। हैग्रिड ने अखबार मोड़ा और वे पत्थर की सीढ़ियों से चढ़कर सड़क पर पहुंच गए। जब वे छोटे से कस्बे से होते हुए स्टेशन की तरफ बढ़े तो आसपास से गुजरने वाले लोग उन्हें बुरी तरह से घूर रहे थे। हैरी उन्हें दोष नहीं दे सकता था। न सिर्फ हैग्रिड औरों से दुगना लंबा था, बल्कि वह पार्किंग मीटर जैसी साधारण चीज़ों को देख कर उनकी तरफ इशारा कर रहा था, जो और जोर से चिल्ला रहा था। देखो हैरी, देखो, इन मगलुओं के दिमाग में भी कहाँ कहाँ के विचार आ जाते हैं।
हैग्रिड, हैरी ने हाँफते हुए कहा, क्योंकि हैग्रिड के साथ चलने के लिए उसे भागना पड़ रहा था। क्या सचमुच ग्रिंगॉट में ड्रैगन है? हमने सुना है, हैग्रिड बोला। सच में कहें तो हम भी ड्रैगन पालना चाहते हैं। आप ड्रैगन पालना चाहते हैं? जब हम बच्चे थे तभी से हमारे मन में यह इच्छा है। लो, हम आ गए। वे लोग स्टेशन पहुंच गए थे। 5 मिनट बाद एक ट्रेन लंदन जाने वाली थी। ग्रिड को मगलों के पैसे की समझ नहीं थी, इसलिए उसने हैरी को नोट दे दिए ताकि वह उनके लिए टिकट खरीद ले। ट्रेन में लोग उनकी तरफ और भी ज़्यादा घूर रहे थे। हैग्रिड 2 सीटों पर बैठा था और पीले गोल तंबू जैसी कोई चीज़ बुन रहा था। तुम्हारे पास तुम्हारी चिट्ठी है ना हैरी? तुम्हारे पास तुम्हारी चिट्ठी है ना हैरी? उसने फंदे गिनते हुए पूछा। हैरी ने लिफाफे को अपनी जेब से बाहर निकाला। ठीक है, हैग्रिड ने कहा। इसमें वह सारा सामान लिखा है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। हैरी ने कागज़ के दूसरे टुकड़े को खोलकर देखा, जिसे उसने पिछली रात को नहीं पढ़ा था। इसमें लिखा था, हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र का विद्यालय, यूनिफॉर्म। फर्स्ट ईयर के बच्चों को इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला, 3 जोड़ी काम करने के लिए सादे दुसाले जो कि काले होने चाहिए। दूसरा, एक सादी नुकीली टोपी जो कि काली होगी दिन में पहनने के लिए। तीसरा, एक जोड़ी सुरक्षा दस्ताने ड्रैगन के चमड़े के या इससे मिलते जुलते। चौथा, एक चोगा जाड़े में पहनने के लिए, काला सफ़ेद डोरी वाला। कृपया ध्यान रखें कि सभी विद्यार्थियों के कपड़ों पर उनके नाम के टैग लगे होने चाहिए। कोर्स की किताबें। सभी विद्यार्थियों को नीचे लिखी किताबों की एक प्रति लानी होगी। मंत्रों की शुरुआती किताब भाग 1, मिरिंडा गोशाक। जादू का इतिहास बथिल्डा बैकशॉट। जादुई किताब अल्बर्ट फैंगलिंग। रूप परिवर्तन की शुरुआती किताब एमरिक स्विच। 1000 जड़ी बूटियों और फफूंदियाँ विलिडा स्पोर। जादुई काढ़े ऑर्नियस जिगर। विचित्र जानवर और उन्हें कहाँ ढूंढा जाए न्यूट स्कैमेंडर। गुप्त कलाओं से रक्षा क्विंटन ट्रिम्बल। अन्य सामग्री एक जादुई छड़ी, एक कढ़ाई जस्ते की और स्टैंड साइज नंबर 2, एक जोड़ी कांच या स्फटिक की शीशियाँ, एक दूरबीन, एक जोड़ी पीतल के तराजू। विद्यार्थी चाहे तो उल्लू या बिल्ली या मेंढक भी ला सकते हैं। विद्यार्थियों के माता पिता ध्यान रखें कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को जादुई झाड़ू लाने की इजाज़त नहीं है। क्या यह सब हमें लंदन में मिल जाएगा? हैरी ने हैरानी से होकर पूछा। हाँ, पर आपको सही जगह मालूम होना चाहिए, हैग्रिड ने कहा। हैरी पहले कभी लंदन नहीं आया था। हालांकि हैग्रिड को मालूम था कि उसे कहाँ जाना है, परंतु जाहिर था उसे आम तरीके से जाने की आदत नहीं थी। वह प्लेटफॉर्म पर टिकट बैरियर में फंस गया था और हल्ला मचाने लगा कि मगलों की सीटें बहुत छोटी होती हैं और उनकी ट्रेनें बहुत धीमी चलती हैं। हम नहीं जानते कि जादू के बिना मगलों का काम कैसे चलता है। यह उसने तब कहा जब वे टूटी फूटी ऑटोमेटिक सीढ़ी पर चढ़े जो उन्हें एक भीड़ भरी सड़क पर ले गई जिसके दोनों तरफ दुकानें बनी थीं। हैग्रिड इतना लंबा चौड़ा था कि उसे देखते ही भीड़ छट जाती थी। हैरी को बस इतना करना था कि वह उसके ठीक पीछे चले। वे किताबों की दुकानों, म्यूज़िक स्टोर्स, हैमबर्गर बार और सिनेमा घर के पास से गुजरे, परंतु एक भी दुकान ऐसी नहीं दिखी जिसे देखकर लगे कि वहाँ जादुई छड़ी मिल सकती है। यह सामान्य लोगों से भरी एक सामान्य सड़क थी। क्या सचमुच जादूगरों का ढेर सारा सोना उसके नीचे मीलों गहराई में दबा हुआ था? क्या सचमुच ऐसी दुकानें थीं जहाँ मंत्रों के किताबों और जादुई झाड़ुएँ मिलती थीं? कहीं डर्सली परिवार ने उसके साथ कोई भयानक मजाक तो नहीं किया?
अगर हैरी को यह पता ना होता कि डर्सली परिवार को मजाक करना नहीं आता तो वह ऐसा ज़रूर सोच सकता था। हालांकि हैग्रिड ने जो कुछ बताया था वह सब कल्पना से परे था, फिर भी हैरी को उसकी बात पर यकीन था। हैग्रिड ने रुकते हुए कहा, यह रहे रिश्ती कढ़ाई, यह एक मशहूर जगह है। रिश्ती कढ़ाई एक छोटा और गंदा सा बियर बार था। अगर हैग्रिड ने उसकी तरफ इशारा न किया होता तो हैरी उसे देख नहीं पाता। आसपास से तेजी से गुजरते हुए लोग उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। उनकी निगाहें तो इस तरफ की किताबों की बड़ी दुकान से उस तरफ की रिकॉर्ड शॉप तक सीधी जा रही थी, जैसे उन्हें रिश्ती कढ़ाई नजर ही नहीं आ रही हो। दरअसल हैरी को यह अजीब एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ उसे और हैग्रिड को दिख रही थी। इससे पहले कि वह यह कह पाए, हैग्रिड उसे खींचकर अंदर ले गया। मशहूर जगह के हिसाब से यहाँ कुछ ज़्यादा ही अंधेरा था। गंदगी थी। कुछ बूढ़ी महिलाएं एक कोने में बैठकर छोटे गिलासों में शेरी पी रही थीं। उनमें से एक लंबा पाइप पी रही थी। ऊंची टोपी पहने एक नाटा आदमी बूढ़े मैनेजर से बातें कर रहा था, जो काफ़ी गंजा था और किसी पिलपिले अखरोट की तरह दिख रहा था। जब वे अंदर घुसे तो बातचीत की आवाज़ें थम गईं। लगता था वहाँ सब लोग हैग्रिड को जानते थे। उन लोगों ने उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाया और मुस्कुराए। मैनेजर ने ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाया और पूछा, हैग्रिड, हमेशा वाला ही पियोगे ना? नहीं पी सकते टॉम, हम हॉगवर्ट्स के काम से आए हैं। हैग्रिड ने हैरी के कंधे पर अपना भारी हाथ ठोकते हुए कहा, जिसकी वजह से हैरी के घुटने झुक गए। हे भगवान! मैनेजर ने हैरी की तरफ देखते हुए कहा, क्या क्या ये कैसे हो सकता है? रिश्ती कढ़ाई अचानक पूरी तरह शांत और खामोश हो गई। भगवान भला करे, बूढ़ा मैनेजर बोला। हैरी पॉटर, कितने सम्मान की बात है। वह बार के पीछे से लपक कर बाहर आया, हैरी की तरफ दौड़ा और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। हमारी दुनिया में आपका स्वागत है मिस्टर पॉटर, स्वागत है। हैरी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वह लोग उसी की तरफ देख रहे थे। पाइप पीने वाली बूढ़ी महिला पाइप खींचे जा रही थी और उसे पता ही नहीं चला कि पाइप बुझ चुका था। हैग्रिड का चेहरा चमक रहा था। फिर बहुत सी कुर्सियों के खिसकने की तेज खड़खड़ाहट हुई और अगले ही पल रिश्ती कढ़ाई के सभी लोग उससे हाथ मिला रहे थे। डोरिस क्रॉकफोर्ड, मिस्टर पॉटर, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं आपसे मिल रही हूँ। मुझे गर्व है मिस्टर पॉटर, मुझे बहुत गर्व है। हमेशा से आपसे हाथ मिलाना चाहता था। मैं खुश हूँ कि मैं खुशी के मारे पागल हो रहा हूँ। मैं बता ही नहीं सकता मिस्टर पॉटर कि आपसे मिलकर कितनी खुशी हुई। मेरा नाम डिगल है, डीडलेस डिगल। मैंने आपको पहले भी देखा है, हैरी ने कहा। जब डीडलेस डिगल की टोपी रोमांच के कारण गिर गई, आपने मुझे एक बार दुकान में देखकर सिर झुकाया था। उसे याद है, डीडलेस डिगल ने चिल्लाते हुए चारों तरफ देखा। सुना तुमने? उसे याद है। हैरी ने बार बार हाथ मिलाया। डोरिस क्रॉकफोर्ड हाथ मिलाने के लिए बार बार आती रही। एक पीला सा युवक रास्ता बनाते हुए आगे आया। वह बहुत घबराया सा दिख रहा था। उसकी एक आंख फड़क रही थी। प्रोफेसर क्विरल, हैग्रिड ने कहा। हैरी, प्रोफेसर क्विरल हॉगवर्ट्स में तुम्हारे टीचर होंगे। पॉटर, प्रोफेसर क्विरल ने हकलाते हुए कहा और उन्होंने हैरी का हाथ कसकर पकड़ लिया। बता नहीं सकता मैं आपसे मिलकर कितना खुश हूँ। आप किस तरह का जादू सिखाते हैं प्रोफेसर क्विरल? गुप्त कलाओं से रक्षा, प्रोफेसर क्विरल ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे इस बारे में वे सोचना नहीं चाहते हों। वैसे इनमें से सीखने की
क्या ज़रूरत है ना पॉटर? वे घबराहट में हंसे। मुझे लगता है तुम अपना सामान लेने के लिए यहाँ आए हो। मुझे खून चूसने वाले भूतों पर एक नई किताब खरीदना है। वे इस विचार से आतंकित दिख रहे थे, परंतु दूसरे लोग यह सहन नहीं कर पा रहे थे कि प्रोफेसर कुरिल हैरी पर कब्जा किए रहे। उन सबसे पीछा छुड़ाने से लगभग 10 मिनट लग गए। आखिरकार हैग्रिड ने अपनी आवाज़ शोरगुल से ऊंची करने में सफलता पाई। अब चलना चाहिए, बहुत सारा सामान खरीदना है। चलो हैरी। डोरिस क्रॉकफोर्ड ने हैरी से आखिरी बार हाथ मिलाया और हैग्रिड हैरी को बार के अंदर ले गया। अंदर दीवारों से घिरा एक छोटा सा अहाता था, जहाँ एक कूड़ेदान और एक जंगली पौधों के सिवाय कुछ भी नहीं था। हैग्रिड ने हैरी की तरफ देखकर दांत निकाले। हमने तुमसे कहा था ना कि तुम मशहूर हो। यहाँ तक कि प्रोफेसर कुरिल भी तुमसे हाथ मिलाते समय कांप रहे थे। वैसे यह जान लो, वो हमेशा कांपते ही रहते हैं। क्या वे हमेशा इतने घबराए ही रहते हैं? हाँ, बेचारे, बहुत तेज दिमाग था। जब तक वे किताबें पढ़ रहे थे तब तक बिल्कुल ठीक ठाक थे, परंतु फिर उन्होंने असली अनुभव लेने के लिए 1 साल की छुट्टी ली। लोग कहते हैं कि वे काले जंगल में खून चूसने वाले भूतों से मिले और एक चुड़ैल के कारण उन्हें बहुत मुश्किलें आईं। उसके बाद से वे पहले जैसे नहीं रहे। वे विद्यार्थियों से डरते हैं, अपने खुद के विषय से डरते हैं। अब हमारी छतरी कहाँ है? खून चूसने वाले भूत, चुड़ैलें? हैरी का दिमाग घूम रहा था। इस बीच हैग्रिड कूड़ेदान के ऊपर वाली दीवार पर ईंटें गिन रहा था। 3 ऊपर, 2 बगल में, वह बुदबुदा रहा था। ठीक है, पीछे हटो हैरी, पीछे हटो। उसने अपनी छतरी की नोक से दीवार को 3 बार ठोका। जिस ईंट को उसने छुआ था वह थरथराई, कांपी और फिर बीच में से एक छोटा सा छेद नजर आया जो चौड़ा होता गया। 1 सेकंड बाद उन्हें एक मेहराबदार रास्ता दिखा जो इतना बड़ा था कि हैग्रिड भी उसमें आराम से जा सकता था। वह मेहराबदार रास्ते के उस पार पैबंद लगी सड़क थी जो घुमावदार थी और आगे जाकर मोड़ पर गुम हो जाती थी। छू मंतर गली में तुम्हारा स्वागत है हैरी, हैग्रिड ने कहा। हैरी को आश्चर्य हुआ कि वह दांत दिखा रहा था। फिर वे लोग मेहराबदार रास्ते में अंदर गए। हैरी ने जल्दी से सिर घुमाकर देखा कि मेहराबदार रास्ता तत्काल एक बार फिर से ठोस दीवार में बदल गया था। सबसे पास वाली दुकान के बाहर रखी कढ़ाइयों का ढेर सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उनके ऊपर लटके साइन बोर्ड पर लिखा था, कढ़ाइयाँ हर साइज की, तांबे, पीतल, जस्ते, चांदी की, अपने आप तलने वाली, फोल्ड होने वाली। हाँ, तुम्हें इसी की ज़रूरत पड़ेगी, हैग्रिड ने कहा, पर सबसे पहले तुम्हारे पैसे निकालने होंगे। हैरी ने सोचा था, काश उसकी 8 आंखें होती। सड़क पर चलते समय वह हर दिशा में अपना सिर घुमा रहा था और एक साथ सब चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा था। दुकानें, उनके बाहर रखी चीज़ें, सामान खरीदते लोग। औषधियों की दुकान के बाहर वे गोल मटोल औरत के पास से गुजरे जो अपना सिर हिला रही थी और कह रही थी, ड्रैगन लीवर, 17 सिकल का एक आंस, एक लोग पागल हो गए हैं। एक अंधेरी दुकान से उल्लुओं के बोलने की धीमे धीमे आवाज़ें आ रही थी, जिसके साइन बोर्ड पर लिखा था, आई लॉप्स उल्लू एम्पोरियम, पिंगल, घुघू, करैल, भूरे और सफ़ेद उल्लू। हैरी की उम्र के बच्चे एक खिड़की पर अपनी नाक गड़ाए खड़े थे, जिसके अंदर जादुई झाड़ुएं रखी थीं। देखो, हैरी ने एक को कहते हुए सुना, नई निम्बस 2000 सबसे तेज। वहाँ पर एक ऐसी दुकान थी जहाँ दुशाले और दूरबीनें बिक रही थीं और चांदी के अजीब से यंत्र भी, जिन्हें हैरी ने पहले कभी नहीं देखा था।
खिड़कियों में चमगादड़, एक स्पलीन और ईल मछली की आंखों के ढेर लगे थे। मंत्रों की किताबों के गट्ठर, चमड़े के कागज के रोल, कलमें, जादुई काढ़े की बोतलें, चंद्रमा के ग्लोब। ग्रीन गॉड, हैरी ने कहा। वे एक बर्फ जैसी सफ़ेद इमारत के पास पहुंच गए थे, जो बाकी सभी दुकानों से सबसे ऊंची थी। उसके कांसे के चमकते दरवाजे के पास लाल और सुनहरी यूनिफॉर्म पहने हुए खड़ा था। हाँ, पिशाच है, हैग्रिड ने धीमे से कहा। जब वे लोग सफ़ेद पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसकी तरफ बढ़े, पिशाच हैरी से कुछ इंच नाटा होगा। उसका चेहरा सांवला और चालाक सा था। उसकी दाढ़ी नुकीली थी और हैरी ने देखा कि उसकी उंगलियों और पैर बहुत लंबे थे। जब वे लोग अंदर घुसने लगे तो उसने सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। अब उनके सामने एक और दरवाज़ा था, जो चांदी का था और उस पर यह शब्द लिखे थे, अंदर आइए अजनबी, परंतु ध्यान रखिए आप लालच होता है महापाप, क्योंकि वे लोग जो योग्य नहीं होते फिर भी हैं लेते, वे वक्त आने पर उसकी बहुत बड़ी कीमत है देते। इसलिए अगर आप खोज रहे हैं हमारे फर्श के नीचे वह खजाना जो आपका नहीं है, ना आगे ना पीछे, तो चोर महाशय आपको चेतावनी दे दी गई है, रहना सावधान। आपको खजाना ही नहीं कुछ और भी मिलेगा, इसका रखना ध्यान। जैसा हमने कहा था, इसे लूटने की कोशिश करना पागलपन होगा, हैग्रिड ने कहा। जब वे चांदी के दरवाजे से अंदर जा रहे थे तो पिशाचों की एक जोड़ी ने उन्हें सलाम किया और अब वे संगमरमर के एक बड़े हॉल में थे। 100 से भी अधिक पिशाच एक लंबे काउंटर के पीछे ऊंचे स्टूलों पर बैठकर मोटे मोटे लेजरों में लिख रहे थे। पीतल की तराजुओं में सिक्के तौल रहे थे, आंखों पर लेंस लगाकर कीमती रत्नों की जांच कर रहे थे। हॉल से बाहर जाने वाले दरवाजे इतने सारे थे कि उन्हें गिना नहीं जा सकता था, परंतु वे पिशाच वहां पर खड़े थे और दरवाजों से आने जाने में लोगों की मदद कर रहे थे। हैग्रिड और हैरी काउंटर की तरफ बढ़े। गुड मॉर्निंग, हैग्रिड ने खाली बैठे पिशाच से कहा। हम लोग मिस्टर पॉटर की तिजोरी से पैसा निकालना चाहते हैं। आपके पास उसकी चाबी है सर? यही कहीं होगी, हैग्रिड ने कहा। फिर वह अपनी जेब का सामान काउंटर पर खाली करने लगा। ऐसा करते समय कुत्ते के फफूंद लगे कुछ बिस्किट पिशाच के रजिस्टर पर गिर गए। पिशाच ने अपनी नाक से कोड़ी। हैरी ने देखा कि उनकी दाईं तरफ बैठा पिशाच मणिकों का ढेर तोड़ रहा था, जो दहकते हुए अंगारों जितने बड़े थे। मिल गई, हैग्रिड ने कहा। उसके हाथ में एक छोटी सुनहरी चाबी थी। पिशाच ने इसे करीब ले जाकर ध्यान से देखा। यह ठीक दिख रही है और हम प्रोफेसर डम्बलडोर की चिट्ठी भी लाए हैं। हैग्रिड ने अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाते हुए और अपना सीना बाहर निकालते हुए कहा, यह उसके बारे में है जिसे आप जानते हैं, तिजोरी नंबर 713, जिसे आप जानते हैं। पिशाच ने उस पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ा। बहुत अच्छा, उसने हैग्रिड को पत्र वापस करते हुए कहा। मैं आपके साथ किसी को भेजता हूँ जो आपके इन दोनों तिजोरियों तक ले जाएगा। ग्रेप होक, इधर आओ। ग्रेप होक एक और पिशाच था। हैग्रिड ने जब कुत्ते के सभी बिस्कुट एक बार फिर से अपनी जेब में भर लिए तो इसके बाद वह और भी हैरी ग्रेप होक के पीछे पीछे हॉल से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़े। तिजोरी नंबर 713 में क्या है जिसे आप जानते हैं? तुम्हें नहीं बता सकते, हैग्रिड ने रहस्य भरी आवाज़ में कहा। एकदम खुफिया है, हॉगवर्ट्स का काम है, डम्बलडोर ने हम पर भरोसा किया है, तुम्हें बताने का मतलब है अपनी नौकरी गंवाना। ग्रिपुक ने उनके लिए दरवाज़ा खोला। हैरी उम्मीद कर रहा था कि यहाँ भी संगमरमर का फर्श होगा, परंतु उसे हैरानी हुई।
वे लोग पत्थर के संकरे गलियारे में थे जिसमें जलती मशालों की रोशनी हो रही थी। गलियारे में नीचे की तरफ सीधी ढलान थी और फर्श पर छोटी छोटी पटरियां बिछी थीं। ग्रिपुक ने सीटी बजाई और एक छोटी सी गाड़ी पटरियों पर धड़धड़ाती हुई उनकी तरफ आ गई। वे उसमें चढ़े। हैग्रिड थोड़ी दिक्कत से चढ़ पाया और वे चल दिए। पहले तो वे सिर्फ घुमावदार गलियारों की भूल-भुलैया में इधर से उधर घूमते रहे। हैरी ने रास्ता याद करने की कोशिश की। बाएं, दाएं, दाएं, बाएं, बीच वाला रास्ता, दाएं, बाएं, परंतु याद रख पाना असंभव था। धड़धड़ाती हुई गाड़ी को रास्ता मालूम था क्योंकि ग्रिपुक गाड़ी नहीं चला रहा था, वो अपने आप चल रही थी। हैरी की आंखें दुखने लगीं क्योंकि उसके मुंह पर ठंडी हवा के थपेड़े सीधे पड़ रहे थे। फिर भी वह आंखें फड़फड़ा कर देखता रहा। एक बार तो उसे लगा जैसे गलियारे के मोड़ पर उसे आग का गोला दिखाई दिया और वह देखने के लिए मुड़ा कि क्या वह ड्रैगन था, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। वे लोग और गहराई में उतरते चले गए। जमीन के अंदर बनी एक झील के पास गुजरे जहाँ स्टैलेक्टाइट छत से लटकते हुए चूने के खंभे और स्टैलेग्माइट फर्श के ऊपर जाते चूने के खंभे थे। गाड़ी के शोरगुल से अधिक तेज आवाज में बोलते हुए हैरी ने हैग्रिड से पूछा, मैं नहीं जानता कि स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट में क्या अंतर होता है। स्टैलेग्माइट में एम होता है, हैग्रिड ने कहा, और हमसे इस समय कोई सवाल मत पूछो, हमें लगता है हमारी तबीयत खराब हो रही है। हैग्रिड का चेहरा फक्क पड़ गया था और जब गाड़ी आखिरकार गलियारे की दीवार पर एक छोटे दरवाजे के पास रुकी तो हैग्रिड नीचे उतरा। उसके घुटने इतने कांप रहे थे कि उसे दीवार का सहारा लेना पड़ा। ग्रिपुक ने दरवाजे का ताला खोला। अंदर से काफ़ी सारा धुआं तैरता हुआ निकला और जब वह साफ हुआ तो हैरी का मुंह खुला का खुला रह गया। अंदर सोने के सिक्कों का ढेर था, चांदी का अंबार लगा था, छोटे कांसे के नट तो अनगिनत थे। सब तुम्हारा है हैरी, हैग्रिड ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब हैरी का था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। डर्सली परिवार को इस बारे में पता नहीं था, वरना उन्होंने चुटकियों में यह सब हथिया लिया होता। वे हैरी को हमेशा ताना देते रहते थे कि उनको पालने में कितना खर्चा करना पड़ता है और इस पूरे समय उसके नाम का एक छोटा सा खजाना लंदन के नीचे गहराई में दबा हुआ था। हैग्रिड ने इनमें से कुछ सिक्कों का बैग में भरने में मदद की। सोने के सिक्कों को गैलियन कहते हैं, उसने समझाया। एक गैलियन में 17 चांदी के सिक्कल होते हैं और एक सिक्कल में 29 नट होते हैं। यह बहुत आसान है, ठीक है? इतना 2 साल के लिए काफ़ी होगा। हम बाकी पैसे तुम्हारे भविष्य के लिए बचा कर रखेंगे। वह ग्रिपुक की तरह मुड़ा। अब तिजोरी नंबर 713 और मेहरबानी करके क्या हम थोड़ा धीमे चल सकते हैं? गाड़ी एक ही स्पीड से चलती है, ग्रिपुक ने कहा। वे लोग अब और भी गहराई में जा रहे थे और उनकी गाड़ी रफ्तार पकड़ रही थी। जब वे सकरे मोड़ पर मुड़कर धड़धड़ाते हुए आगे बढ़े तो हवा बहुत ठंडी हो गई। अब वे अंडरग्राउंड दर्रे के ऊपर से तेजी से गुजर रहे थे और हैरी ने गाड़ी के किनारे से झांक कर देखने की कोशिश की कि अंधेरी तलहटी में क्या था, परंतु हैग्रिड ने कराहते हुए उसकी गर्दन पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। तिजोरी नंबर 713 में चाबी लगाने का कोई छेद ही नहीं था। पीछे खड़े हो जाओ, ग्रिपुक ने रौब झाड़ते हुए कहा। उसने दरवाजे को अपनी लंबी उंगली से हल्के से ठोका और दरवाज़ा पिघल गया। ग्रिपुक ने कहा, अगर ग्रिंगॉट के पिशाच के अलावा किसी और ने ऐसा करने की कोशिश की तो दरवाज़ा उसे अंदर चूस लेता और वह अंदर फंसा रह जाता। आप कितने दिनों बाद दरवाज़ा खोलकर यह देखते हैं कि कहीं कोई अंदर तो नहीं है? हैग्रिड ने पूछा। लगभग हर 10 साल बाद, ग्रिपुक ने बहुत गंदे तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। हैरी को विश्वास था कि इस भारी सुरक्षा वाली तिजोरी के अंदर कोई सचमुच असाधारण चीज होगी।
इसलिए वह उत्सुकता से आगे की तरफ झुका। उसे उम्मीद थी कि कम से कम यहाँ पर उसे बेशकीमती हीरे जवाहरात तो दिखेंगे ही, परंतु पहली नज़र में तो उसे लगा जैसे तिजोरी खाली है। फिर उसे फर्श पर भूरे कागज में लिपटा एक गंदा सा छोटा पैकेट दिखाई दिया। हैग्रिड ने उसे उठाया और अपने कोट के अंदर रख लिया। हैरी यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि पैकेट में क्या था, परंतु वह यह भी नहीं जानता था कि पूछने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलो चलो, एक बार फिर इस बेहूदी गाड़ी में बैठ जाओ और वापस लौटते समय हमसे बात मत करना। बेहतर होगा हम अपना मुंह बंद रखें, हैग्रिड ने कहा। गाड़ी एक और भीषण यात्रा के बाद वह ग्रिंगॉट के बाहर सूरज की रोशनी में खड़े थे और उनकी आंखें चौंधिया रही थीं। हैरी को समझ में नहीं आ रहा था कि दौड़ लगाकर सबसे पहले कहाँ जाए, क्योंकि वह उनके पास पैसों से भरा बैग था। वह यह तो नहीं जानता था कि एक पौड़े में कितने गैलियन होते हैं, परंतु वह इतना ज़रूर जानता था कि उसके पास पूरी ज़िंदगी में जितना पैसा रहा था उससे ज़्यादा पैसा इस समय उसके हाथ में था। डडली के पास जितना पैसा रहता था उससे भी ज़्यादा। अब तुम्हारी यूनिफॉर्म ले लें, हैरिड ने कहा और एक दुकान की तरफ देखकर सिर हिलाया जिस पर लिखा था मैडम मैल्किन के दुशाले, हर मौके के लिए। सुनो हैरी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर हम रिश्ते कढ़ाई में जाकर थोड़ी ताकत बटोर लें? हमें ग्रिंगॉट की गाड़ियों से नफरत है। वह अब भी थोड़ा बीमार दिख रहा था, इसलिए हैरी मैडम मैल्किन की दुकान में अकेला ही अंदर गया और घबराया हुआ था। मैडम मैल्किन एक गोल मटोल और मुस्कुराती हुई जादूगरनी थी जो ऊपर से नीचे तक बैंगनी कपड़े पहने थीं। और हॉगवर्ट्स बेटे, हैरी के कुछ बोलने से पहले ही वे बोल पड़ी। यहाँ पर पूरा सामान है, एक और बच्चा अभी दुशाले का नाप दे रहा है। दुकान के पिछले हिस्से में पीले नुकीले चेहरे वाला एक लड़का स्टूल पर खड़ा था, जबकि एक जादूगरनी उसके लंबे काले दुशालों में पिन लगा रही थी। मैडम मैल्किन ने उसके पास वाले स्टूल पर हैरी को खड़ा कर दिया, उसके सिर पर एक लंबा दुशाला डाला और सही ऊंचाई पर पिन लगाना शुरू किया। हेलो, लड़के ने कहा। हॉगवर्ट्स? हाँ, हैरी ने कहा। मेरे डैडी बगल वाली दुकान में किताबें खरीद रहे हैं और मम्मी सड़क पर आगे की तरफ जादुई चढ़ी देख रही है, लड़के ने कहा। उसकी आवाज़ बोरियत भरी थी और वह धीरे धीरे बोल रहा था। फिर मैं उन लोगों को खींच कर ले जाऊंगा क्योंकि मुझे उड़ने वाले झाड़ू देखना है। मुझे नहीं मालूम कि फर्स्ट ईयर में हमें झाड़ू ले जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। मुझे लगता है मैं डैडी को धमका कर मना लूँगा कि वे मुझे एक झाड़ू दिला दे और फिर मैं उसे किसी तरह चोरी से अंदर ले जाऊँगा। यह सुनकर हैरी को डडली याद आ गया। क्या तुम्हारे पास तुम्हारी झाड़ू है? लड़के ने कहा। नहीं, हैरी ने जवाब दिया। क्विडिच खेलते हो? नहीं, हैरी ने एक बार फिर कहा और वह हैरान हो रहा था कि यह क्विडिच क्या बोल रहा है। मैं तो खेलता हूँ। डैडी कहते हैं कि अगर मुझे हाउस की टीम में नहीं चुना गया तो यह अन्याय होगा और मुझे कहना पड़ेगा कि मैं उनकी बात से सहमत हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस हाउस में जाओगे? नहीं, हैरी ने कहा और वह हर मिनट अपने आप को अधिक मूर्ख महसूस कर रहा था। वैसे तो वहाँ पहुँचने से पहले कोई भी सचमुच यह नहीं जानता कि वह किस हाउस में रहेगा, परंतु मैं जानता हूँ कि मैं नाग शक्ति में नहीं रहूँगा। मैं जानता हूँ कि मैं नाग शक्ति में ही रहूँगा। हमारा पूरा परिवार उसी में रहा है। ज़रा मेहनत कश में रहने की कल्पना मत करो। मुझे लगता है कि मैं तो स्कूल ही छोड़ दूँगा। और तुम? हैरी ने कहा
और वह चाहता था कि वह कोई अधिक रोचक बात कह सके। मैं कहता हूँ जरा उस आदमी को तो देखो, लड़के ने अचानक सामने वाली खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। वहाँ पर हैग्रिड खड़ा था और हैरी की तरफ देखकर दांत दिखा रहा था। उसने 2 बड़ी आइसक्रीम की तरफ इशारा किया ताकि हैरी समझ सके कि वह अंदर क्यों नहीं आ सकता था। वह हैग्रिड है, हैरी ने कहा। उसे खुशी थी कि उसे कोई तो ऐसी बात मालूम थी जो उस लड़के को नहीं मालूम थी। वह हॉगवर्ट्स में काम करता है। अच्छा, लड़के ने कहा। मैंने उसके बारे में सुना है, वह एक तरह से नौकर है ना? वह चाबियों का रखवाला है, हैरी ने कहा। गुजरने वाले हर पल के साथ हैरी उस लड़के को कम पसंद करता जा रहा था। हाँ हाँ, वही तो। मैंने सुना है कि वह थोड़ा जंगली किस्म का है। स्कूल के मैदान में एक झोपड़ी में रहता है और हर दिन कुछ दिनों में शराब पी लेता है, जादू करने की कोशिश करता है और अंत में अपने ही बिस्तर में आग लगा लेता है। मुझे लगता है कि वह बहुत होशियार है, हैरी ने ठंडेपन से कहा। क्या सचमुच? लड़के ने हल्के व्यंग से कहा। वह तुम्हारे साथ क्यों है? तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ हैं? वे मर चुके हैं, हैरी ने छोटा सा जवाब दिया। वह इस लड़के के साथ इस बारे में ज़्यादा बातें करने के मूड में नहीं था। ओह सॉरी, लड़के ने कहा, परंतु उसकी आवाज़ से नहीं लग रहा था कि जैसे उसे जरा भी अफसोस हुआ हो। पर वे हमारी तरह के थे ना, है ना? अगर तुम्हारा मतलब है तो वे जादूगर और जादूगरनी थे। मैं सोचता हूँ कि उन्हें दूसरे तरह के लोगों को अंदर नहीं आने देना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, वे लोग हमारी तरह के नहीं होते? उन लोगों को इस तरह से पता नहीं चल जाता कि उन्हें हमारे तौर तरीकों की जानकारी रहे। ज़रा सोचो तो सही, उनमें से तो कुछ को हॉगवर्ट्स का नाम ही पहली बार तब सुनते हैं जब उन्हें चिट्ठी मिलती है। मुझे लगता है कि उन्हें जादू को पुराने जादूगरी परिवारों तक ही सीमित रखना चाहिए। वैसे तुम्हारा सरनेम क्या है? परंतु इससे पहले कि हैरी जवाब दे पाए, मैडम मैल्किन बोल पड़ी। अब आपका काम हो गया बेटे। हैरी उस बच्चे से बात करना बंद करना चाहता था और किसी बहाने इंतज़ार कर रहा था, इसलिए वह तत्काल स्टूल से कूद गया। अच्छा, मुझे लगता है हम हॉगवर्ट्स में मिलेंगे, धीरे बोलने वाले लड़के ने कहा। जब हैरी ने आइसक्रीम खाई, मेवे के टुकड़े, डली चॉकलेट और रास्पबेरी की आइसक्रीम जो हैग्रिड ने उसके लिए खरीद कर लाया था, तो वह थोड़ा चुप था। क्या हुआ? हैग्रिड ने पूछा। कुछ नहीं, हैरी ने झूठ बोल दिया। वे लोग चमड़े के कागज़ और कलम खरीदने के लिए रुक गए। हैरी तब थोड़ा खुश हुआ था जब उसे ऐसी स्याही की बोतल मिली जो लिखते समय रंग बदल लेती थी। जब वे लोग दुकान से बाहर निकले तो उसने पूछा, हैग्रिड, क्विडिच क्या होता है? हे भगवान हैरी, हम भूल जाते हैं कि तुम कितना कम जानते हो। तुम्हें क्विडिच के बारे में भी नहीं पता है। मुझे ज़्यादा नीचा मत दिखाओ, हैरी ने कहा। उसने हैग्रिड को मैडम मैल्किन की दुकान पर मिले पीले लड़के के बारे में बताया और वह कह रहा था कि मगलू परिवारों से आए लोगों को जादू सीखने ही नहीं देना चाहिए। तुम मगलू परिवार से नहीं आए हो। अगर उसे पता होता कि तुम कौन हो, अगर उसके माता पिता जादूगर हैं, तो वह तुम्हारा नाम सुनते सुनते बड़ा हुआ होगा। तुमने रिश्ते कढ़ाई में देख ही लिया है। बहरहाल इस बारे में जानता ही क्या है। हमने जितने भी अच्छे जादूगर देखे हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे परिवार से आए थे जो कई पीढ़ियों से मगलू थे। अपनी माँ को ही देख लो, तुमने देखा ही है कि उनकी बहन कैसी हैं। तो क्विडिच क्या है? यह हमारा खेल है, जादूगरों का खेल। यह मगलुओं की दुनिया में फुटबॉल की तरह है। क्विडिच में हर जादूगर की रुचि होती है।
इसे हवा में जादुई झाड़ुओं के साथ खेला जाता है और इसमें 4 गेंदें होती हैं। इसके नियमों को समझाना जरा मुश्किल है। और नाक शक्ति तथा मेहनत कश क्या है? स्कूल के हाउस, कुल 4 हाउस या दल हैं। सभी कहते हैं कि मेहनत कश में कम बुद्धि वाले बच्चे रहते हैं। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं मेहनत कश में ही जाने वाला हूँ, हैरी ने उदास होकर कहा। हैग्रिड ने कड़वाहट से कहा, नाक शक्ति में रहने से तो अच्छा है मेहनत कश में रहना। बुराई के रास्ते पर जाने वाले सारे जादूगर नाक शक्ति से ही आए हैं। तुम जानते हो कौन भी उनमें से एक था। सॉरी, तुम जानते हो कौन हॉगवर्ट्स में था? बहुत साल पहले, हैग्रिड ने कहा। उन्होंने हैरी की स्कूल की किताबें जिस दुकान से खरीदी उसका नाम था फ्लरिश एंड ब्लॉट्स। यहाँ किताबें शेल्फ पर छत तक लगी थीं। कुछ किताबें तो इतनी बड़ी थी कि जैसे चट्टानों को चमड़े में बाइंड कर दिया गया हो। कुछ किताबों के डाक टिकट के आकार की थीं और उन पर रेशम का कवर था। कुछ किताबों में अजीब से निशान बने हुए थे और कुछ किताबों में ऐसी थीं जिनमें कुछ भी नहीं था। डडली भी जो कभी कुछ नहीं पढ़ता था, इनमें से कुछ किताबों को खरीदने के लिए ललचा जाता। हैग्रिड हैरी को लगभग खींचकर एक किताब से दूर ले गया जिसका शीर्षक था श्राप और उनके मुकाबला करने वाले श्राप। अपने मित्रों को आकर्षित करें और अपने शत्रुओं से नवीनतम तरीके से बदला लें। बाल उड़ाना, पैरों का मुरब्बा बनाना, जीभ बांधना और भी बहुत बहुत कुछ। लेखक प्रोफेसर विंडेक्स विरिडियन। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि डडली को कौन सा श्राप दिया जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि बुरा विचार है, परंतु तुम मगलू दुनिया में जादू का प्रयोग नहीं कर सकते सिवाय कुछ खास स्थितियों में, हैग्रिड ने कहा। और वैसे भी तुम अभी इनमें से कोई श्राप नहीं दे सकते। पढ़ाई करने के बाद ही तुम ऐसा कर सकते हो। हैग्रिड ने हैरी को ठोस सोने की कढ़ाई भी खरीदने दी। तुम्हारी लिस्ट में लिखा है जस्ते की कढ़ाई, परंतु उन्होंने कढ़ाई में डालने वाला सामान तौलने के लिए एक अच्छा सा तराजू खरीदा और कांसे की एक फोल्डिंग दूरबीन भी। फिर वे औषधियों की दुकान में गए जो सड़े अंडों और सड़ी पत्ता गोभी की भयानक बदबू के बावजूद आकर्षित करती थी। फर्श पर लिसलिसे पदार्थों के ढेर लगे थे। जड़ी बूटियों, सूखी हुई जड़ों, चमकदार पाउडरों के मर्तबान दीवार पर लाइन से जमे थे। पंखों के बंडल थे, जहरीले दांतों वाली झालरें थीं और छत से टंगे उल्टे हुए पंजे थे। जब हैग्रिड ने काउंटर पर बैठे आदमी से हैरी के लिए जादुई काढ़े की शुरुआती सामान देने को कहा तो हैरी ने खुद यूनिकॉर्न के चांदी जैसे सफ़ेद सींग की जांच की जिसकी कीमत 21 गैलियन थी। उसने बीटल की चमकती काली आंखें भी देखीं जो 5 मिनट में एक बड़ी सी चम्मच के हिसाब से मिल रही थीं। औषधियों की दुकान के बाहर हैग्रिड ने हैरी की लिस्ट एक बार फिर जांच की। अब सिर्फ तुम्हारी छड़ी बची है और हाँ, हमने अभी तक तुम्हें जन्मदिन का तोहफा भी तो दे दिया है। हैरी का चेहरा अचानक लाल हो गया। आपको देने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हमें देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हम तुम्हें बता दें कि हम तुम्हें तुम्हारा जानवर देना चाहते हैं। मेंढक नहीं, मेंढक तो सालों पहले फैशन से बाहर हो चुका है। लोग तुम पर हंसेंगे। और बिल्लियाँ हमें पसंद नहीं हैं क्योंकि हमें उनके कारण छींकें आने लगती हैं। हम तुम्हें उल्लू खरीद लेंगे। सभी बच्चे उल्लू चाहते हैं क्योंकि वे बहुत उपयोगी होते हैं। वे आपकी डाक ले जाते हैं और भी बहुत से काम करते हैं। 20 मिनट बाद वे लोग आईलॉप्स उल्लू एम्पोरियम से बाहर निकले जिसके अंदर अंधेरा था। रत्नों की तरह चमकती आंखें थीं और पंख फड़फड़ाने या हिलने की आवाज़ें आ रही थीं। हैरी के हाथ में एक बड़ा पिंजरा था जिसमें एक सुंदर सफ़ेद उल्लू थी
जो अपने पंख के नीचे अपना सिर छुपाकर गहरी नींद में सो रही थी। हैरी ने हकलाते हुए धन्यवाद देने से खुद को रोक नहीं पाया और अब उसकी आवाज़ प्रोफेसर क्विरल जैसी ही लग रही थी। धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हैग्रिड ने रूपरेखन से कहा। यह उम्मीद मत करो कि तुम्हें डर्सली परिवार से बहुत सारे तोहफे मिलेंगे। अब सिर्फ ऑलिवेंडर्स का काम बचा है। ऑलिवेंडर्स छड़ियों की एक लौती दुकान है और तुम्हें बेहतरीन छड़ी की ज़रूरत है। जादुई छड़ी। सच तो यह था कि हैरी इसके लिए बहुत उत्सुक था। आखिरी दुकान संकरी और गंदी थी। दरवाजे पर उखड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था ऑलिवेंडर्स, बेहतरीन छड़ियों के निर्माता, 382 ईसा पूर्व से। धूल बड़ी खिड़की में रंग उड़ी जामुनी गद्दी पर एक छड़ी रखी थी। जब वे अंदर घुसे तो दुकान के भीतर कहीं एक घंटी बजी। यह एक छोटी सी जगह थी जिसमें सिर्फ एक टूटी टांग वाली कुर्सी के सिवाय और कुछ भी नहीं था, जिस पर बैठकर हैग्रिड इंतजार करने लगा। हैरी को बहुत अजीब लग रहा था, जैसे वह किसी बहुत सख्त नियम वाली लाइब्रेरी में घुस आया हो। उसने बहुत से नए सवाल निगले जो उसके मन में अभी अभी आए थे, और इसके बजाय उसने उन हजारों सकरी बक्सों को देखा जो करीने की छत तक जमे हुए थे। ना जाने क्यों उसे लगा जैसे उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में कुछ चुभ रहा था। यहाँ की धूल और खामोशी में जैसे रहस्यमय जादू भरा था। गुड आफ्टरनून, एक धीमी आवाज़ आई। हैरी उछल पड़ा। हैग्रिड भी उछल पड़ा होगा क्योंकि एक तेज चरमराहट हुई और वह टूटी कुर्सी से हड़बड़ा कर उठा। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी चौड़ी पीली आंखें दुकान के अंदर में चंद्रमा की तरह चमक रही थीं। हेलो, हैग्रिड ने अजीब तरीके से कहा। अरे हाँ, आदमी ने कहा। हाँ, मुझे यकीन था आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी हैरी पॉटर। यह कोई सवाल नहीं था। आपकी आंखें बिल्कुल आपकी मम्मी जैसी हैं। अभी कल ही की बात लगती है जब उन्होंने यहाँ से अपनी पहली छड़ी खरीदी थी। 10.25 इंच लंबी, सरसराती, विलो लकड़ी से बनी, सम्मोहन के लिए बहुत अच्छी छड़ी थी। मिस्टर ओलिवेंडर हैरी के करीब आ गए। हैरी चाह रहा था कि वे पलकें झपकाएं। उनकी चांदी जैसी आंखें थोड़ी डरावनी थीं। दूसरी तरफ तुम्हारे डैडी को महागैनी लकड़ी की छड़ी पसंद आई। 11 इंच, लचीली, थोड़ी ज़्यादा ताकतवर और रूप परिवर्तन के लिए आदर्श। पर मैंने क्या कहा? तुम्हारे पिता को यह छड़ी पसंद आई। सच तो यह है कि हर छड़ी अपना मालिक खुद चुनती है। मिस्टर ओलिवेंडर इतने करीब आ चुके थे कि उनकी नाक हैरी की नाक से लगभग टकरा रही थी। हैरी को उनकी कोहरेदार आंखों में अपना प्रतिबिंब दिख रहा था। और यहाँ पर मिस्टर ओलिवेंडर ने अपनी लंबी सफ़ेद उंगली से हैरी के माथे के बिजली जैसे निशान को छुआ। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि मैंने वह छड़ी भी बेची थी जिसने यह काम किया था, उन्होंने धीमे से कहा। 13.5 इंच, सदाबहार लकड़ी की। उस छड़ी में ताकत थी, बहुत ज़्यादा ताकत, और गलत हाथों में। अगर मुझे मालूम होता कि वह छड़ी दुनिया में कितनी गड़बड़ करेगी। उन्होंने अपना सिर हिलाया और तभी उन्हें हैग्रिड दिख गया। हैरी ने राहत की सांस ली। रूपियस हैग्रिड, आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। बलूत की लकड़ी, 16 इंच, थोड़ी झुकी हुई है ना? हाँ सर, हाँ, हैग्रिड ने कहा। अच्छी छड़ी थी, परंतु मुझे लगता है जब आपको स्कूल से निकाला गया होगा तो उन्होंने वह छड़ी तोड़ दी होगी। मिस्टर ओलिवेंडर ने थोड़ी कड़क आवाज़ में कहा। जी हाँ, उन्होंने उसे तोड़ डाला, हाँ, हैग्रिड ने कहा और अपने पैर आगे पीछे खिसकाए।
पर हमारे पास अब भी उसके टुकड़े पड़े हुए हैं। उसने थोड़े उत्साह से आगे जोड़ा। परंतु आप उनका इस्तेमाल तो नहीं करते, ओलिवेंडर ने तीखी आवाज़ में कहा। अरे नहीं सर, हैग्रिड ने हड़बड़ा कर जवाब दिया। हैरी ने देखा कि यह बोलते समय उसने अपनी गुलाबी छतरी कसकर पकड़ ली थी। फिर ठीक है, मिस्टर ओलिवेंडर ने हैग्रिड को पैनी निगाह से घूरते हुए कहा। चलिए मिस्टर पॉटर, अब मुझे देखने दें। उन्होंने अपनी जेब से एक लंबा टेप निकाला जिस पर चांदी जैसे निशान बने थे। आपकी छड़ी वाली बाँह कौन सी है? मैं दाएं हाथ का हूँ, हैरी ने कहा। अपनी बाँह सामने की तरफ करें, ऐसे। उन्होंने हैरी का नाप लिया, कंधे से उंगली तक, फिर कलाई से कोहनी तक, कंधे से फर्श तक, घुटने से कान तक और सिर के चारों तरफ। नाप लेते समय वे बोले, ओलिवंडर की हर छड़ी में एक शक्तिशाली जादुई पदार्थ होता है मिस्टर पॉटर। हम यूनिकॉर्न के बालों, माया पंछी की पूंछ के पंखों और ड्रैगन के दिल के रेशों का इस्तेमाल करते हैं। ओलिवेंडर की दो छड़ियाँ एक जैसी नहीं होती, ठीक उसी तरह जिस तरह दो यूनिकॉर्न, ड्रैगन या माया पंछी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। जाहिर है इसी कारण किसी दूसरे जादूगर की छड़ी से आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते। हैरी ने अचानक महसूस किया कि टेप जो उसके नथुनों का नाप ले रहे थे अपने आप ऐसा कर रहा था। मिस्टर ओलिवेंडर शेल्फों के बीच घूम रहे थे और छड़ियों के बक्से निकालकर नीचे रख रहे थे। बस काफ़ी है, उन्होंने कहा और टेप फर्श पर गुड़ी मुड़ी होकर गिर गया। तो मिस्टर पॉटर, इसे आजमा कर देखें। बीचवुड और ड्रैगन के दिल का रेशा 9 इंच, सुंदर और लचीली। बस इसे हाथ में पकड़े और हवा में घुमाएं। हैरी ने छड़ी ली और थोड़ा मूर्ख अनुभव करते हुए उसने इसे जरा सा ही लहराया था कि तभी मिस्टर ओलिवेंडर ने तत्काल उसके हाथ से छड़ी छीन ली। मैपल की लकड़ी, माया पंछी का पंख, 7 इंच, बहुत लचीली, इसे घुमाकर देखें। हैरी ने कोशिश की, परंतु उसने छड़ी उठाई ही थी कि तभी मिस्टर ओलिवेंडर ने उसके हाथ से वह भी छड़ी छीन ली। नहीं नहीं, अब इसे देखिए। तेंदुए की लकड़ी, यूनिकॉर्न का बाल, 8.5 इंच, लचकदार। चलिए चलिए, अब घुमाइए इसे। हैरी ने छड़ी घुमाई और वह एक के बाद एक छड़ियाँ घुमाता रहा। उसे जरा भी नहीं पता था कि मिस्टर ओलिवेंडर किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। टूटी टांग वाली कुर्सी पर उनकी छड़ियों का ढेर ऊंचा होता जा रहा था, जिन्हें वह घुमा कर देख चुका था। परंतु मिस्टर ओलिवेंडर सेल्फ से जितनी ज़्यादा छड़ियाँ निकाल रहे थे, वे उतने ही ज़्यादा खुश होते जा रहे थे। मुश्किल ग्राहक, ऐसा क्या? कोई बात नहीं, हमें यही कहीं आदर्श तालमेल मिल ही जाएगा। मुझे लगता है शायद ये। हाँ, क्यों नहीं? असामान्य तालमेल, शूल पड़ने की लकड़ी, माया पंछी का पंख, 11 इंच, सुंदर और लचीली। हैरी ने छड़ी हाथ में ली। उसे पकड़ते ही हैरी को लगा जैसे उसकी उंगलियां गर्म हो गई थीं। उसने छड़ी को अपने सिर के ऊपर उठाया और धूल भरी हवा में नीचे की तरफ झटके से लाया। छड़ी के सिरे से किसी आतिशबाजी की तरह लाल और सुनहरी चिंगारियां निकली और दीवारों पर रोशनी नाचती दिखाई दी। शाबाश! हाँ, सचमुच बहुत बढ़िया। पर अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। उन्होंने हैरी की छड़ी बक्से में रखकर और भूरे कागज में लपेट दी। वे अब भी बुदबुदा रहे थे। अजीब बात है, अजीब बात है। माफ़ कीजिए, हैरी ने कहा, पर क्या अजीब है? मिस्टर ओलिवेंडर ने अपनी पीली निगाह से हैरी को घूरा।
मुझे हर वो छड़ी याद है जो मैंने बेची है मिस्टर पॉटर, हर छड़ी। बात ये है, ये उस माया पंछी ने जिसके पूंछ का पंख आपकी छड़ी में है, एक और पंख दिया था, सिर्फ एक और। अजीब बात यह है कि यह छड़ी आपको जची है, जबकि इसी के जोड़ीदार ने, हाँ, इसी के जोड़ीदार ने आपको ये निशान दिया था। हैरी ने थूक निकला। हाँ, 13.5 इंच, सदाबहार की लकड़ी। अजीब बात है, दुनिया में कैसे विचित्र संयोग हैं। ध्यान रहे, हर छड़ी आपका मालिक, अपना मालिक खुद चुनती है। मुझे लगता है आगे चलकर आप ज़रूर महान काम करेंगे मिस्टर पॉटर, क्योंकि उसने भी, जिसका हम नाम नहीं ले सकते, बहुत बड़े काम किए थे। भयानक, हाँ, पर बड़े। हैरी काँप गया। वह यकीन से कह सकता था कि उसे मिस्टर ओलिवेंडर कोई खास पसंद नहीं आए थे। उसने सोने के साथ कैलियन देकर छड़ी की कीमत चुकाई और दुकान से बाहर निकलते समय मिस्टर ओलिवेंडर ने झुककर उनका अभिवादन किया। जब हैरी और हैग्रिड छूमंतर गली से वापस लौट रहे थे तो शाम को सूरज आसमान में नीचे की तरफ आ चुका था। वे लोग दीवार और खाली हो चुकी रिश्ती कढ़ाई में होते हुए बाहर आए। जब वे सड़क पर चल रहे थे तो हैरी कुछ नहीं बोला। उसने यह भी नहीं देखा कि अंडरग्राउंड में बहुत से लोग आश्चर्य से उनकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि उनके पास अजीब से आकार के बहुत से पैकेट थे और हैरी की गोद में सफ़ेद उल्लू सो रही थी। ऑटोमेटिक सीढ़ी पर चढ़कर वे लोग पेटिंगटन स्टेशन पहुंच गए। जब हैग्रिड ने उसके कंधे को थपथपाया, तब जाकर हैरी को यह एहसास हुआ कि वे कहाँ थे। तुम्हारी ट्रेन छूटने से पहले इतना समय है कि थोड़ा सा कुछ खा लिया जाए, उसने कहा। वह हैरी के लिए एक हैमबर्गर खरीद लाया और वे प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठकर खाने लगे। हैरी ने चारों तरफ देखा, न जाने क्यों सब कुछ अजीब लग रहा था। तुम ठीक तो हो हैरी? तुम बहुत चुप हो। हैरी को विश्वास नहीं था कि वह शब्दों में समझा सकता था। उसने अपने जीवन का सबसे अच्छा बर्थडे मनाया था और उसके बाद भी वह अपना हैम बर्गर कुतर रहा था और शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने अंत में कहा, सभी यही समझते हैं कि मैं खास हूँ। रिश्ती कढ़ाई में बैठे सभी लोग, प्रोफेसर क्विरेल, मिस्टर ओलिवेंडर, परंतु मैं जादू के बारे में कुछ नहीं जानता। वे मुझसे महान काम करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मैं मशहूर हूँ, जबकि मुझे तो यह भी नहीं याद है कि मैं किस लिए मशहूर हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ था। वो माफ़ कीजिए, मेरा मतलब है उस रात को क्या हुआ था जब मेरे मम्मी डैडी की मौत हुई थी। हैग्रिड टेबल पर आगे झुका। जंगली दाढ़ी और बाहों के बीच छुपे उसके चेहरे पर बहुत सी दयालुता भरी मुस्कान थी। चिंता मत करो हैरी, तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे। हॉगवर्ट्स में हर कोई शुरू से ही शुरू करता है। तुम बिल्कुल ठीक ठाक रहोगे, बस जैसे वो वैसे ही बने रहो। हम जानते हैं ये आसान नहीं है। किस्मत ने तुम्हें बाकी लोगों से अलग कर दिया है और यह हमेशा मुश्किल होता है, पर हॉगवर्ट्स में तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। हमें तो आया था और सच में कहें तो आज भी आता है। हैग्रिड ने हैरी को ट्रेन में बैठाने में मदद की, जो उसे वापस डर्सली परिवार के पास ले जा रही थी, और फिर हैग्रिड ने उसे एक लिफाफा दिया। हॉगवर्ट्स का तुम्हारा टिकट, उसने कहा। 1 सितंबर, किंग्स क्रॉस स्टेशन। तुम्हारे टिकट पर सब लिखा है। डर्सली परिवार से किसी भी तरह की परेशानी हो तो अपने उल्लू के साथ हमें चिट्ठी भेज देना, वो हमें ढूंढ लेगी। जल्द ही मिलेंगे हैरी। ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी। हैरी हैग्रिड को तब तक देखता रहा जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो जाए। वह अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की पर अपनी नाक अड़ाकर बाहर देखने लगा, परंतु जैसे ही उसने पलकें झपकाई, हैग्रिड गायब हो चुका था।